अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, गिल बल्तिस्तान के इंतखाबात हो चुके, 24 में से 22 सीट्स के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 सीट्स लेकर सबसे आगे है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI फ़ेल इंतखाबात में धांधली का शोर डाला हुआ है और उनके इल्ज़ामात और बेज़ाब्तियों की इतलात के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उन्होंने 5 हल्कों के नताइज रोककर 15 जून को वहां पर दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GB में अपनी हुकूमत बनाने की तैयारी कर रही है। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद वहां भी बन जाएगा। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मूड में ना हो और इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही दिया जाए। शायद यही वजह है कि बजट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत से थे वो भी दूर होते दिखाई देते हैं। GB से वापसी पर बिलावल भुट्टो ने और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास तलब कर लिए गए और ज़राए दावा कर रहे हैं कि 12 तारीख को शायद बजट भी पेश कर दिया जाएगा। GB इलेक्शन और बजट के बाद अहम तरीन चीज़ है 28वीं आइनी तरमीम, जिस पर शायद बजट के बाद पेशरफ्त हो सकती है। देखना यह है कि बजट पास होने के बाद क्या नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कोई नया फार्मूला ट्राई किया जाएगा, वो भी मौका आ सकता है। और उससे बढ़कर ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होगा कि तहरीके इंसाफ असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का जो प्लान बना रही है उस पर अमल मत करेगी या फिर बैठने के इक़दामात किए जाएंगे। इस पर बात करेंगे। हमें पैनल में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, सीनियर वकील हैं फैसल चौधरी साहब। इनके साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ दिन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। भट्ट साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। वैसे तो आप इंग्लैंड में हैं, जाहिर है कि इंग्लैंड में भी एक बड़ी कम्युनिटी कश्मीर से रिप्रेजेंट करती है। हम उस इशू पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी GB को ज़रा टच कर लेते हैं। GB इंतखाबात हुए, मैं ख्वाजा सादर रफ़ीक की ट्वीट देख रही थी, काफ़ी उन्होंने लंबी चौड़ी ट्वीट की है। सादर रफ़ीक साहब बहुत आउटस्पोकन है, चीज़ों को बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 48 घंटों से उसका क्रक्स ये है कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि नून लीग की नाकामी की बात की जा रही है। उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर कैंपेन भी की, फिर उनके लोग भी गए, इन्वेस्टमेंट भी की, काफ़ी देर से 2-3 महीनों से करते, और हस्बे मामूल नून लीग ने वही किया जो उन्होंने तो नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको कह देती हूँ जो 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले किया था। नो कैंपेन इज़ द कैंपेन। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था आप लोगों को, या फिर मैं मालिक साहब का वो उधार ले लेती जुमला के वो कह रहे हैं कि शायद मियाँ साहब क्राउड पुलिंग में अब नाकाम हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो इतने सवाल कर दिए, इसके जवाब के लिए भी मुझे आप 10 मिनट दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। सबसे पहले ये बात है कि इलेक्शन हो गए गिलगित बल्तिस्तान में, हम इत्तेहादी जो थे एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, जमहूरियत इसी का नाम है कि हमने माना है कि हमने मुबारक भी दिया है PM साहब ने पीपल्स पार्टी को कि आपने कैंपेन की है, अच्छी की है, आपको 5 सीटें हमसे ज्यादा मिली है तो आपको मुबारक हो। और उन्होंने भी कहा कि लेकिन ये बात एक अच्छा आप भी मानते साइन हैं है कि कि हम एक पीपल्स दूसरे पार्टी ने अच्छी की। कैंपेन की है, बावजूद इसके कि मियाँ साहब भी एक दिन के लिए जलवागर हुए थे स्टेज पर, फिर भी आप लोगों की पीपल्स पार्टी के मुकाबिल नहीं आई कैंपेन? देखें, दो बातें हैं। अगर हमारी सीटें ज्यादा होती तो कहते जी वफाक में जिसकी हुकूमत है वही हुकूमत बनाता है, ये तो होता ही ऐसे है। अब एक मैं समझता हूँ कि अगर लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, हमें भी वोट दिया है, उनकी सीटें दो ज्यादा होगी तो हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इकट्ठे भी बैठ गए हैं। ठीक इससे है। पहले हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, जाहिर है। लेकिन ये तरीका अगर चलता रहा, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत इसी से मजबूत होती है और इसी में कामयाबी है। लेकिन एक टोला जो आज भी ये कह रहा है वो तो ना मानने वाली बात है। वो तो कुछ भी हो जाए, उसने कहा जी मैंने इलेक्शन नहीं मानना, मैंने ये नहीं करना। हम वहां गए, हम NOC लेके गए, इन्होंने कहा जी हम NOC नहीं लेंगे, आप नहीं लेंगे तो आप नहीं वहां जाएंगे। जिन्होंने NOC लिए वो चले गए, वहां जाकर उन्होंने कंपेन की। तो मैं समझता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ है उसमें कई चीजें खामियां जरूर है। वो ठीक है। अगले इलेक्शन में हो सकता है बेहतर हो जाए, हम इकट्ठे बैठेंगे। लेकिन एक बात है कि इलेक्शन हुआ, हमें जो सीटें मिली हम समझते थे कि हम वहाँ हुकूमत बनाएंगे, वहाँ पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें ज्यादा ले ली। ठीक है। अभी हालात है ऐसे हैं कि यही कोशिश है
कि गिलगित बल्तिस्तान में भी जैसे हमने वफाक में हुकूमत ठीक है। बनाई है, वहां भी ऐसे होगा, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और बेहतरी आएगी। चले, आप कह रहे हैं कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, वैसे तो ज़ाहिर है कि ऐसा सूरत हाल लग नहीं रही है, लेकिन चौधरी साहब वो जुमला तो खुर्रम दस्तगीर साहब का भी काम नहीं आया कि आपने फैसला करना है कि लाहौर बनाना है कि कराची बनाना है। वो मेरा ख्याल से लोगों ने शायद जीबी बना था। वैसे एक नून लीग के बड़े अहदेदार से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमने तो 5 सीटें दी हैं इनको, पीपल्स पार्टी वालों को, हमने तो अपना बड़ा दिल किया है, फराख दिल दिखाई। आपको क्या लगा है ये जो मैच था जिस पे आप भी बड़ा तबसरा कर रहे हैं, क्या था क्या ये नत्था सिंह और फतेह सिंह वन एंड द सेम थिंग। ये वो है, इनका आपस में जो है वो हाँ, ये एक ही चीज़ है, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पर जिस पार्टी के साथ मुकाबला होना था उसका आपने हाथ पैर बांधे और बॉक्सिंग मैच में आप कह रहे हैं कि जी हम जीत गए हैं। ये इलेक्शन का कहाँ पे इलेक्शन थे, ये साफ शफाफ इलेक्शन थे। इलेक्टोरल प्रोसेस पे लोगों का वैसे जो है ना वो यकीन ही उठ गया है। और जो यहाँ पे 2023-24 में जो इलेक्शन के बीच में फॉर्म 47 की बुनियाद रखी है, लोग नहीं मानते जी। ये बाकी कहने की बातें हैं। क्या पीपल्स पार्टी की सीटें गिन रहे हैं, क्या नून की गिन रहे हैं, क्या ये इलेक्शन जीते हैं? वहाँ पे जो पीटीआई की एब्सेंस है ना, उनको जाने दिया है। एनओसी क्या जीबी में, एनओसी क्या मालदीव का एरिया जीबी या भूटान नहीं? में वो जाना राना है? सनाउल्लाह कहते हैं वजीर आजम, साबिक वजीर आजम लेकर गए एनओसी, तो इनको क्या प्रॉब्लम है एनओसी लेके जाने के लिए? नहीं तो एनओसी किस बात का हाँ, बताएं ना। एनओसी के आजाद कश्मीर में जाना तो एनओसी लेना है, लाहौर आना तो सिंध से एनओसी लेना है। बच्चों जैसी बातें हैं ना जी ये। इसका ना मुंह है ना सिर ना है ना पैर है। एमए मारे जा रहे हैं कि जी वो एनओसी लेके। एनओसी किससे लेना था? एनओसी इलेक्शन कमीशन से। उनका क्या काम है वहां पे जो जाए? इनके तो वजीर वहां पे गए हैं, तो एनओसी वजीरों को किस किस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत दिया बैरिस्टर गया? गौर एनओसी ठीक लेके है, गए हैं चौधरी साहब, हो बैरिस्टर वो गौर साहब एमएनए है एनओसी ना, लेके गए। वो एनओसी लेके गए हैं तो क्यों लेके गए हैं? मैं तो नहीं, मेरा ख्याल में ठीक, इस चीज को मैं सही समझता ही नहीं हूँ कि एनओसी करना के मतलब भट्ट साहब ने अगर लाहौर में कैंपेन जीबी में कैंपेन करनी है तो पिंडी से जाने के लिए एनओसी लेके जाए। ये क्या, ये तो आप फिर एक मकबूजा लेकिन इलाका इसमें बना रहे इसमें हैं ना जी उसको। एक चीज जो डिस्कस करने वाली है चौधरी साहब, वो ये भी तो है कि चले पीटीआई को तो एनओसी का इशू आ गया या उस तरह कैंपेन नहीं करने दी गई। हालांकि भट्ट साहब नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड है जब मैं उनसे पूछूंगी तो। लेकिन उसमें हुआ ये कि नून लीग के हाथ भी उतना नहीं आया हिस्सा जितना बकदरे जुस्सा होना चाहिए था, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो ये तो आप एक समझे ना कि इट्स अ न्यू क्या कहते हैं कि जीबी में नून के पास क्या था पहले? आप जीबी में परवा आपने उसकी हिस्ट्री देखी होगी इलेक्शंस की। जीबी में नून लीग शाहजो नाजर कहीं आती थी, वही तोड़ जोड़ करके ये करते रहे फॉर्म। इस तरह से इनका एक काम है। पीपल्स पार्टी और वहां पे जो है वो मौजूद थी और पीटीआई की बिल्कुल एब्सेंस 2 महीने से उसमें जो थी। जी जी, कौन मौजूद थी? मैंने कहा 2 महीने से मौजूद थी पीपल्स पार्टी वहां पर। नहीं, वो पीपल्स पार्टी वाले कैंपेन शैंपेन ये वो सियासी तौर पे ज्यादा बेहतर जो है ना, वो उनका वो ड्रामा करने में, सियासी ड्रामा में बेहतर है। वो ये मामलात इस तरह से कर लेते हैं और वो मैं खैर कैंपेन में मेहनत भी की है। लेकिन चले मैं आपसे जो भी क्विकली पूछती हूँ, फिर मैं भट्ट साहब की तरफ जाती हूँ। आप समझते हैं मियाँ साहब की वो जो स्पीच थी वो भी काम नहीं आई? मतलब अब मियाँ साहब तो एक आइकॉन है ना, वो तो एक लास्ट रिजॉर्ट है नून लीग के लिए कि उन्हीं का ही तो वोट है, मियाँ साहब के नाम पे तो वोट पड़ता है। मियाँ साहब आइकॉन नहीं रहे जी। सब अपनी खुद भी सीटें हार गए हैं, लाहौर की सारे हैं, पंजाब सारा हार गए ठीक हैं। है, कहाँ पे आप आइकॉन? ये कौन सा आइकॉन है जो जिसकी फिल्म नहीं हिट हो रही? वो तो मियाँ साहब अब सैड फिल्मों के हीरो की तरह वो एक करते हैं। फिर वो जनीवा गए हुए हैं डांट डूट खा के। यहाँ से जो रिपोर्ट जो मुबैना तौर पर खबरें आ रही हैं, देखें, अगर आपने प्योर सियासी हकीकत पे बात करनी है तो फिर इस मुल्क में इस वक्त पॉपुलर लीडर एक ही है, वो इमरान खान है। ठीक। बाकी सारे थल्ले थल्ले ने, इमरान खान बल्ले बल्ले है पॉलिटिकली। बाकी आपने उसको अंदर रखा। ये तो आपका एक तज्जिया। तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। भट्ट साहब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगी। वैसे जीबी में अगर आप देखें तो 2015 से
20 तक का जो टेन्योर है उसमें ज़ाहिर है कि हुकूमत रही है, नून लीग की रही है, उससे पहले पीपल्स पार्टी की भी रही है, पीटीआई ने भी वहाँ पे गवर्नमेंट की हुई है, तो एक एक टेन्योर तो दिया गया है, 5-5 साल मुकम्मल भी किए, नून लीग ने भी किए हैं। तैमूर तालपुर साहब, आप लोग तो ज़रा खुशी मना रहे हैं कि जीबी में आप लोगों को अच्छी सीट्स मिल गई हैं, नून लीग वाले गिला शिकवा कर रहे हैं कि वो कुछ अपनों से कर रहे हैं, कुछ आप लोगों से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हाँ जी ये ऐसे ही है। ये कोई फॉर्मूला तय हुआ है 28वीं आईनी तरमीम पास कराने से पहले, बजट लाने से पहले? कल एक बड़ी अच्छी खुशगवार माहौल में मुलाकात भी होगी राइट आफ्टर जीबी, जो समझा जा रहा था कि रेजिस्टेंस होगी, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है बजट से पहले फिलहाल तक तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए फरवा, ये जो इलेक्शन हुई है इसको आप कोई ट्रांसपेरेंट 100% फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो कह नहीं सकते हैं। अगर होती है तो अच्छा। आप देखते हैं कि क्या मारना था पाकिस्तान पीपल्स ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? अगर मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अभी तक हमारे हिसाब से इलेक्शन में कुछ खुरद बुरद 19-20 तो होता है, पोलिंग डे पे भी झगड़े होते हैं, कहीं कोई 2-4 ठप्पे भी मार लेता है, वो तो चलो हम काबिल कबूल कर सकते हैं कि पाकिस्तान की रवायत रही है। आपकी एक्सपेक्टेशंस वैसे तालपुर साहब, सॉरी टू कट यू हियर, कितनी थी? 10 तो मिल गई आपको, क्या यू वर एक्सपेक्टिंग 24 आउट ऑफ 24? No, I was expecting about 15 to 16 out of 24, but I am sure we will still go up to 12 or 13. Okay. अभी भी I am quite convinced कि जो अभी हमारी पोलिंग्स रही हुई हैं, यहाँ कहीं पर हमारी रिक्वेस्ट डाली हुई हमारे कैंडिडेट्स की फॉर अ रीपोलिंग, वो रहा हुआ है। कहीं पर हमारे अभी तक बैलेट्स की मेरे ख्याल से काउंटिंग नहीं हुई है, पोस्टल बैलेट की, जहाँ पे हम 24 वोटों से पीछे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वहाँ पे अगर वंस द बैलेट्स आर ओपन, आई एम होपफुल कि वो सीट भी हम उठाएंगे। पर खैर 10 सीटें आपके सामने हैं, सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी हम ही हैं, और ऑफ कोर्स हक जो है हुकूमत बनाने का वो भी प्योरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, राब्ते में हैं, कुछ कमिट कर चुके हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? व्हाट यू नहीं बनानी आइंग फॉर? आप क्या सोली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट देख रहे हैं, या नून लीग के साथ इल्हाक वहां पर भी करना चाहेंगे, या होगा? अगर लेट्स सपोज आप इंडिपेंडेंट्स की भी बात कर रहे हैं, वो आपके साथ राब्ते में है तो देखें, होपफुल जो लोग हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स जीत के आए हैं, जो हमारे जीबी के सीनियर सियासतदान हैं, वो बज़द हैं इस बात के, वो इस चीज पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि हम सोली हुकूमत बनाएं विद द हेल्प ऑफ द इंडिपेंडेंट्स। पर क्योंकि आपको पता है सदर जरदारी मुशामत के बादशाह हैं और उनकी सोच अलग है, तो उन्होंने सारे ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं। वो ये ऑप्शन भी ओपन रख के बैठे हुए हैं कि हम बातचीत करेंगे। हो सकता है कि फिर हम चीफ मिनिस्टर अपना लाएं और अपना एडजस्ट करें नून लीग को और उनके साथ हुकूमत बनाएं। तो जो भी फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे, जिनकी ये पूरी मेहनत थी, जिन्होंने ये पूरी इलेक्शन कैंपेन आसफा बीबी के साथ चलाई, तो जैसा वो फैसला करेंगे वही ऑफ कोर्स होगा। चले, I really want to talk about yesterday's, exactly. I really want to talk about yesterday night's meeting as well. तो लेकिन let's go to आज़ाद कश्मीर, क्योंकि वो भी करीब है। बट साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज़ाद कश्मीर में आप लोग क्या देख रहे हैं? क्योंकि कल और मुतादिद जो पीपल्स पार्टी के मेहमान हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर भी हुकूमत बनाएंगे। देखें, एक तो बात है, मैं बता दूं कि कम से कम ये एक सियासी प्रोसेस है, जमहूरियत है ना। हम लड़ रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है हम हुकूमत बनाएंगे। एक वो जमात थी जो बिल्कुल गायब हो गया, खत्म हो गया। सब सुई चुकदे हो यार पीटीआई ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਿਕਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀਪल्स पार्टी लेके जा रही है। आप कहीं पे निगाहें लगा के बैठे हैं, निशाने कहीं पे लग रहे हैं। बट साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखें, हम तो एक जमहूरी प्रोसेस में शामिल है ना, कोई भी सियासी जमात है, लेकिन एक वो जमात है जो आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो रही है, खत्म हो रही है। मैं आपको बताऊं, यही हाल है। बात हो रही है पीपल्स पार्टी ने हमसे ज्यादा सीटें ली, हमने कहा नहीं हम ज्यादा सीटें लेंगे। मौलाना फजल रहमान है, उन्होंने कहा जब मैं एक सीट मिली इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये लोग किधर है जिनको लाया गया, जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हाल किया? मुझे बताएं, अभी खुशी है कि हम बीच में बैठ के
मेरा लेकिन तो ये ना, था ही नहीं एक सवाल, मैं तो जब पीपल्स पार्टी पे सदर सवाल कर रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम जीबी के बाद आजाद कश्मीर भी लेके जाएंगे, मैं तो वो सवाल कर रही हूँ, उस पे आ नहीं रहे ये हैं। देखो, नहीं ये मैं ये कह रहा हूँ कि आजाद कश्मीर में भाई हम नून हुकूमत निगम बनाएंगे, वालों को मेरा बुखार दावा है, पीटीआई पीपल्स का, पार्टी मुझे का भी दावा है परेशान कि हम कर। हुकूमत बनाएंगे। जब इलेक्शन होगा, वोट लोग देंगे, जिसको ज्यादा वोट लोग मिले, जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, हम वो भी एक्सेप्ट वाह करेंगे वाह कि भट्ट शायद साहब, हम वहाँ क्या हुकूमत फॉर्मूला बना लें, बताया ये या तो। पीपल्स भट्ट पार्टी। साहब मैं कहती हूँ कमाल है कि जाहिर है जिसको ज्यादा सीट्स मिलेंगी उसी की गवर्नमेंट होगी, या उसी उसी वो ही नंबर 1 पे आएगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे दोबारा पूछ लेती हूँ कि भट्ट साहब क्या देख रहे हैं, यही कैंपेन का तरीका रखेंगे जो जीबी में रखा था, जो 8 फरवरी को रखा था, 8 फरवरी इलेक्शन से पहले, कि थोड़ा सा चेंज करेंगे? नहीं, बात ये है कि हम हुकूमत में है या हमारी अपोजिशन भी ऐसी है, अल्लाह ने हमें, ये हमारी खुशकिस्मती है, ऐसी अपोजिशन है जो आप आपस में इकट्ठे नहीं है, एक अच्छा, दूसरे का साथ ही नहीं देते, आपस में गुमसुम है। तो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये जो कहते थे, अभी मेरा एक 2 प्रोग्राम पहले में वो थे इनके पीटीआई, उन्होंने कहा जी यंग वोटर सारा हमारा है, जीपी में हम जो हुकूमत बनाएंगे, पीटीआई हुकूमत बनाएगी, यंग वोटर उसको जो है ना, सब हमें वोट देगा। किधर गए वो? जी अब ये तो कोई नहीं ना कि धांधली हुई कोई दे। ये सोशल मीडिया हमें जॉन बताए किस फॉस्टर। जगह लोगों ने डब्बे उठाए, किस जगह लोगों ने मारा, कौन चला गया, फॉर्म कमाल। 45 भी मिला, फॉर्म 47 भी मिला, हाँ, हर चीज हो रही है। ये है जमहूरियत। और ठीक ये है झूठे दावे करना, अब किधर गए वो जो कह रहे थे जी के जवान सारे हमारे साथ हैं, तो जीबी में साबित कर देते। ठीक है। तो ये बात है। भट्ट साहब मैं इंशाल्लाह आजाद कश्मीर में भी जब इलेक्शन होगा, हम हम्म, पूरी कोशिश करेंगे। देखें एक और बात, ये हर दफा कहा जाता था कि जिसकी वफाक में हुकूमत है वही जीबी में हुकूमत बनाता है, वही आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाता है। तो आप देखें ना, फिर ये जमहूरियत है ना, कि वो पीपल्स पार्टी बनी है, प्राइम मिनिस्टर तो हम है ना, वफाक में हम, ठीक है हुकूमत हमारी है ना, हमारे कोलिशन है। ठीक है, गुफ्तगू को एक ब्रेक लगाते हैं, वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शंस जो हैं वो आने वाले हैं, उसकी सिचुएशन क्या हो सकती है? फैज़ साहब, ज़ाहिर है कि जैक का भी एक इशू है, और वाई इज़ ऑलवेज लाइक दैट कि आप पहले कुछ लोगों के साथ मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात करके उनके साथ TORs तय करते हैं, TORs तय करने के बाद आफ्टर अ वाइल फिर एक चीज़ याद आती है कि ये तो वो लोग है ही नहीं जिनसे हमें बात करनी चाहिए थी। ये आपको इशू रिजॉल्व होता हुआ दिखाई देता है बिफोर इलेक्शंस? देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि क्या वहाँ पे इलेक्शन हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदअमनी है इस वक्त, और जो इस तरह से मामलात को हैंडल किया जा रहा है वो इंतहाई गैर सियासी तरीका है। मैं इस पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर की, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। और जो ग्राउंड वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं फैसल राठौर, मुझे लग रहा है वो बेबस हैं। मेरे घर से बिल्कुल मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे कश्मीर शुरू हो जाता है जी, और मीरपुर में और का ज़िला शुरू हो जाता है, फिर आगे कोटली, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, ये चीज़ें जो हैं, जो महाजरीन की सीट है उस पे अवामी एक्शन कमेटी के साथ बैठ के ये मामला सियासी तौर पर रिजॉल्व होना चाहिए। और आज़ाद कश्मीर पे इस वक्त इंडिया जो है वो बहुत एक हमने आप देखा है समझें कि गुज़श्ता जख्मी, एग्जैक्टली कई दिनों से इंडिया जो है इस चीज़ को बहुत प्रोपोगेट कर रहा है। अच्छा चौधरी साहब, ये और वो आंसर दिस मजीद एज वेल। करेंगे, हाँ जी, आंसर दिस एज वेल वो मजीद करेंगे। कि इलेक्शंस तो जाहिर है कि अब अगर होते हैं आज़ाद कश्मीर में, अल्लाह करे कि हुए, प्रोसेस रुके नहीं, तो आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं वहाँ पे? चले PTI पे तो भट्ट साहब ने एक बहुत बड़ा चार्टर निकाला है ना, आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं? नहीं, भट्ट साहब को तो PTI का बुखार है, वो तो इनकी हड्डियों का बुखार है, वो तो निकलना ही नहीं। वो तो इनकी जान को जो है वो एक शिकंजा है, वो तो नून लीग के से निकलता ही नहीं है ना। वो तो बेचारे को रात को भी ख्वाब में भी डरते हैं कि इमरान खान आ गया तो क्या होगा। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त प्रोडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है आज़ाद कश्मीर में कि वहाँ पे क्या होगा। पीपल्स पार्टी वाले लगे तो हुए हैं, कुछ लोग कुछ दो, क्योंकि 28वीं तरमीम आ रही है और ये देंगे वोट। मुझे आज मैं बहुत सारे आपको लगता है कि प्रोग्राम्स में अगर कह आज़ाद चुका हूँ, मैं कश्मीर आप भी भी। पीपल्स पार्टी के पास चला जाता है तो 28वीं तरमीम थोड़ी सहल हो जाएगी? हाँ, डेफिनेटली, इसीलिए देखे ना वहाँ पे एज दिया जा रहा है, और वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी है
वो बतौर एक सियासी जमात के वो चाहती है कि सियासी तरीके से मामला हल किया जाए, जो कि अच्छी अप्रोच है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मामलात नहीं हल होते हैं इस तरह से। इस चीज़ को अभी आप हम और आप बात करें, आप इलेक्शन की माहौल तो वहाँ पे देखे पहले बनाए ना, बाकी बातें तो बाद में आएंगी, कौन जीतेगा कौन नहीं। अभी तो वहाँ पे माहौल ही नहीं है। और मैं दरख्वास्त करता हूँ सब जो पावरफुल हल्के भी हैं कि सर ये सियासतदानों को मामला हल करने दें। और मेरा ख्याल से कुछ चीजें सियासतदानों के हाथ में होती हैं, अगर वो टाइमली उसको देख लें। मैं तैमूर तालपुर साहब, जी जस्ट गिव मी मिनट, मैं तैमूर तालपुर साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं। एक बात करने की। जी भट्ट साहब क्विकली। मैं ये कह रहा हूँ कि कल मैं यूके में हूँ, कल यहाँ वो जो एक्शन कमेटी है उनकी आजाद कश्मीर वालों के, उनके लोग यहाँ आके एहतजाज कर रहे थे अपना एम्बेसी के बाहर पाकिस्तान। वहां मैंने देखा उधर शहजाद अकबर को पूछे, उनको लोगों ने वहां निकाला, वो आके वहां पाकिस्तान के खिलाफ लोगों कह रहे थे, नारे लगाए, फौज के खिलाफ नारे लगाए। मैं खुद चोई साहब एक मिनट, मैं खुद मौजूद हूं, मैंने देखा ये सारा। ये क्यों, तो वो आप वहां पे भी ना जाए तो आप मतलब किसी के नहीं जाए, शहजाद अकबर तो की बुखार है। और मैं तो नहीं, लेकिन वो इज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट के हर वो चीज जड़ी खराब होती है वो अच्छा मैं समझ रही हूँ। शहजाद अकबर को वहां से उन्होंने निकाला फिर बाहर कि तुम जाओ इधर से इधर, नारे मत लगवाओ हमसे पाकिस्तान के खिलाफ और फौज के खिलाफ। आप फुटेज देख लें, आपको टिकटॉक पे नजर आएगा। व्हाट्सएप ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਵਾਪਸ आ रहे हो। मैं देखे जाके, मेरा काम नहीं थी कि मैं जाके एक्शन कमेटी, लेकिन ये बताएं ये लोग वहाँ क्या कर रहे थे, ये कितना फसाद है। अच्छा, इन्होंने वहाँ नारे लगवाए पाकिस्तान के खिलाफ। चोई साहब शरारत कर रहे हैं भट्ट साहब के साथ। न्यूज़ है भाई कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अवामी एक्शन कमेटी के अगर आप कहें तो एहतजाज में वहाँ पे मौजूद थे। नहीं, वो कह रहे हैं कि he saw that। वहाँ भेज दूं। चले आप व्हाट्सएप कर दें, हम वो फुटेज देख के चला भी देते हैं। तैमूर तालपुर साहब काफी देर से देख रहे हैं। मैं तैमूर तालपुर साहब की तरफ से तालपुर साहब क्विकली फील्स लाइक अभी चॉइस आपने कह दिया कि 28वीं आईनी तरमीम से पहले कुछ चीजें सेटल डाउन करनी है। रात की जो मीटिंग है, मैं चाहूंगी उस पर कमेंट कीजिएगा। बजट पे मामला सेटल डाउन हो गए पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ? जी मैं समझता हूँ मसले सॉल्व हो जाएंगे। ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन का एक अमाउंट है जो सूबों को वफाक को देना पड़ रहा है, और देंगे, ऑफ कोर्स देंगे। पाकिस्तान के हैं, सिंध हो पंजाब हो, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को देगा। तो उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं हमारे पास सिंध हुकूमत के लिए, जो हमारे बजट से कटौती होगी या जो हम अमाउंट्स देंगे फेडरेशन को या फेडरल गवर्नमेंट को, तो हमें बहुत ज्यादा अपने जो प्लान्ड स्कीम्स थी, प्रोजेक्ट्स थे, हमें सारे या पेंडिंग करने पड़ेंगे या खत्म करने पड़ेंगे। तो हमारे लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट पोजीशन में हम जरूर हैं, पर यस जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इतने कोई बड़े मसले नहीं है। और जितनी मीडिया ने हाइप दी थी ना कि बजट से पहले ये होगा वो होगा फलाना, जितनी बातें थी मैं सब रिपीट नहीं करना चाह रहा, पर इतनी बात है नहीं जितनी बनाई जा रही है, इतना किस्सा है नहीं जितना सुनने में आपको आ रहा है। टीवी पर कहते थे कि हमें ये भी रिजर्वेशन है, हमें पीएसडीपी पर रिजर्वेशन है। लास्ट आप 2-3 बजट उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी ही थी जो थोड़ा डिले कर रही थी, नखरे कर रही थी। ये हम नहीं कर रहे थे, पीपल्स पार्टी कर रही थी सर। नहीं, वो फरवा ऐसे सवाल करती थी कि हमारे दोस्त जज्बाती हो जाते थे कि यार वाकई ऐसे हो रहा है क्या। तो अपने दोस्तों को बोले ना सर कि जज्बात जो है वो सही जगह पे इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें। वो टीवी पे नहीं आपने करना, आपने हमें आके कहना कि हम देख लेंगे, और अंदर जाके आपने कहना जी सर ये नहीं काम करना ना सर। नहीं, हमने उनको यही समझाया भाइयों को, चीज आई नहीं है सामने, को बात है नहीं, हमारे कुलीग्स को बेसिकली कुलीग्स को हमने कहा ऐसी कोई बात है नहीं, कोई बात आई नहीं है, कोई सामने चीज नहीं है, तो आपने एक सिचुएशन क्रिएट कर ली कि ऐसे हो रहा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? यानी कि यू गाइस आर श्योर अबाउट इट कि बजट भी पास हो जाएगा अच्छे तरीके से? कोई आप लोग कोई पंजाबी में कहते हैं छिंज, बिल्कुल वो छिंज भी नहीं डालेंगे। और द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज 28 चॉइस आप कह रहे हैं आपको तालपुर साहब गुड बॉयज। देखिए गुड बॉयज अच्छे रहते हैं, तो वैसे गुड बॉय है तो ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि बजट भी पास हो जाएगा,
जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी तारीख पर तारीख डल रही है, लेकिन वो भी पास हो जाएगा। और 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो जिक्र किया जा रहा है, मुझे तो गुफ्तगू सुनने के बाद यही लग रहा है कि उस पर भी कोई ख़ास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद रिज ना करे। तीनों का बहुत शुक्रिया, फैसल चौधरी साहब, नासिर भट्ट साहब और तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क से जो हालात हैं लोगों के, उनकी हालत ज़ार पर जिक्र करेंगे। वेलकम बैक। नून लीगी हुकूमत अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर बजट पास करने की तैयारी कर चुकी है। अवाम उधर पुरुमीद हैं कि उन्हें शायद कोई रिलीफ मिलेगा, महंगाई से छुटकारा मिलेगा और रोज़गार की फराहमी के लिए हुकूमत को इंतज़ाम करेगी। सब्सिडी भी दी जाएगी। बिजली के बिलों से अवाम पहले ही तंग हैं। अशिया खुर्रनोश की कीमतें आसमान पर पहुँच चुकी हैं, लिहाजा अवाम की सारी तवक्कुआत हुकूमत से हैं। जबकि दूसरी तरफ IMF है, जिसका कर्ज प्रोग्राम हुकूमत के साथ चल रहा है और IMF की एक ही रेट है कि आमदनी बढ़ाई जाए, टैक्स नेट में इजाफा किया जाए और ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे नुकसान वाले इदारे फ़ायदे में आएँ। लिहाजा कम आमदनी पर ज़्यादा खर्च करने से IMF रोकता है और साथ ही सब्सिडी ना देने और टैक्स पर टैक्स और सुपर टैक्स लगाने की भी हिदायत करता है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। लिहाजा हुकूमत अवाम और IMF के दरमियान फंसी हुई है कि किसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरा जाए और किसकी डिमांड पूरी की जाए। आइंदा बजट 2026-27 कैसा होगा? क्या रिलीफ मिलेगा आवाम को या फिर IMF की डिमांड्स पूरी की जाएंगी? पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर मुमलिकत, माहिर मईशत, माहिर टैक्स अशफाक तोला साहब। तोला साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वे लुकिंग फॉरवर्ड के जो आइंदा आने वाला बजट होगा उसमें शायद कुछ हद तक हुकूमत अपनी साख बचाने के लिए अवाम दोस्त बजट की तैयारी करे, लेकिन क्या आपको ये मुमकिन लगता है अंडर द करंट IMF प्रोग्राम? क्योंकि लास्ट ईयर भी IMF की तरफ से कहा गया था कि खर्चा कम करें, आमदनी बढ़ाएं, बट अगर हम फैक्ट्स को और फिगर्स को सामने रखते हैं तो हम वहीं पर ही ऑलमोस्ट खड़े हैं जहाँ पर पिछले साल खड़े थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवा, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो, और आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए फरवा, बिल्कुल आपने दरिया को कूजे में बंद किया है कि जी, कि IMF कहता है कि जी अपनी आमदन बढ़ाओ और खर्चे कम करो, और बिल्कुल वो सही कहता है। वो लेंडर है, वो चाहता है कि जी मैंने कर्जा दिया आपको और आपकी मईशत आप खुद नहीं चला सकते हो, तो मुझे आपको गाइडेंस करना जरूरी है। और ये दुनिया के जिस मुल्क में भी ये प्रोग्राम होते हैं वहाँ वो ये गाइडेंस देते रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या पाकिस्तान की मईशत उस मईशत के मुकाबले में जो ये वेस्टर्न मईशत या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो चलाते हैं, या उनकी जो रेसिपी या थ्योरीज हैं, वो क्या हम पे एप्लीकेबल हो सकती हैं कि नहीं। क्या हमारी कौम इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है कि इस हाई इन्फ्लेशन में, और या क्या अपना इतना हाई डिवैल्यूएशन के साथ हम सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा खर्चा अगर पाकिस्तान की कौम जो बर्दाश्त कर रही है और जो टैक्स पेयर की कमर तोड़ के दिया जाता है, वो आपका डेट सर्विसिंग का है। हाँ जी। देखिए दुनिया का एक उसूल है फरवा, के जब आप इंटरेस्ट रेट तय करते हैं, और मुझे इतना भी याद है पहले भी जब हम डेलिब्रेट करते थे उनसे, तो हम ये कहते थे कि जो पॉलिसी रेट, जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट होता है, वो कम से कम 2% आपके इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर फर्ज करें इन्फ्लेशन 4% है अफराते दर, तो ये 6% होना चाहिए और ज्यादा 7% होना चाहिए। हमारे यहाँ अगर 4% भी रहा इन्फ्लेशन, तो हमने 11.5%। और ये जब आप 11.5% दे रहे हैं तो उसका मतलब है आप अपने अखराजात में इजाफा कर रहे हैं। आपकी आमदन, जाहिर बात है, उन अखराजात को मीट करने के लिए आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और आपको टैक्स के अनअचीवेबल टारगेट सेट करने पड़ते हैं। और जब आप अनअचीवेबल टारगेट सेट करते हैं तो आप एक बिल्कुल जो मुताबिकत और इंसाफ पे मबनी टैक्स सिस्टम नहीं चला सकते। और इसका बोझ जो होता है जब इंसाफ पे मबनी टैक्स सिस्टम ना चले, जहां दुकानदार ना देना चाहें टैक्स, जहां ज़राअत के लोग ना देना चाहें, जहां एक्सपोर्ट के लोग ना देना चाहें टैक्स, तो फिर इसका बोझ आप पे और मुझ पे आ जाएगा। तो हुकूमत के पास इस बजट में शायद देने के लिए इतना कुछ ना हो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए, और इसी वजह से हमने और हमारी टीम ने एक ऐसी रेसिपी तैयार कर दी थी हुकूमत को कि जो शायद इस साल तो नहीं, आइंदा साल हुकूमत परसू कर सके, बिकॉज के आइंदा साल आपका IMF का प्रोग्राम शायद इख्तिताम पजीर होगा। और मेरे जराए ये कहते हैं कि इक़्तिदार के ऐवानों में
और मुख्तदर हलकों में ये बाज़गश्त हो रही है कि अब IMF के पास हमें नहीं जाना चाहिए और उनके प्रोग्राम में रहते हुए हम अपने इकोनॉमिक एजेंडा को परवान नहीं चढ़ा सकते। लेकिन उसके लिए तुला साहब ज़ाहिर है कि IMF के पास नहीं जाएंगे तो वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू आवर फ्रेंड्स, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और फिर ज़ाहिर है कि हमें कहीं ना कहीं से तो पैसे तो इकट्ठे करने हैं, हमें अपने स्टेट बैंक के रिजर्व्स तो एक लेवल पर रखने हैं। आपने कहा कि ये हल्के में बात की जा रही है कि हम IMF के पास ना जाएं। मुझे वो साल 2016-15 है जब नून लीग दावा करती है कि हमने IMF का प्रोग्राम परस्यू नहीं किया था एंड वी स्टूड बाय इट और हम निकल गए थे। ऐसा क्या उस दौर में था जो आज नहीं है और आज भी नून लीग की गवर्नमेंट है विफाक में, उस वक्त भी थी? देखिए, उस वक्त जो क़यादत थी ना मियां नवाज शरीफ साहब, मैं कोई मुवाजना नहीं कर रहा किसी का किसी से, और उस टीम का मैं भी एक हिस्सा था, चाहे कोई सरकारी ओहदे पे ना सही, मगर टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से या डार साहब की मावनत के हवाले से मैंने बहुत काम किया। उस वक्त हमें एक चीज का फायदा था कि हमने अपनी पॉलिसीज परसू की थी, हमने IMF का डिक्टेशन ज्यादा नहीं लिया था। वो वाहिद पाकिस्तान का 23 में से वाहिद प्रोग्राम था जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स टू GDP हर साल 1% बढ़ा रहे थे, हमने इन्फ्लेशन 3% पे रखा था, पॉलिसी रेट 5% पे था, अफराद दर जो भी था हमने बड़ा कंट्रोल किया हुआ था, डॉलर की जो करेंसी स्टेबिलिटी थी वो बिल्कुल कम थी। और ये गलत इल्जाम लगा हम पे कि जी हमने मार्केट में डॉलर फेंके, जो थे ही नहीं हमारे पास। इनफैक्ट हमने मार्केट एक नहीं, मसनूई तौर पे नहीं था, हमने 1.8 अरब डॉलर हमने मार्केट से खरीद के अपने रिजर्व्स को हमने बिल्ट इन किया और बढ़ाया था। तो ये मेरा ख्याल है सारे और इसकी सनद इस बात से मिली थी हमें कि क्रिस्टिन लोगार्ड जो उस वक्त की IMF की MD थी, वो फ्रांस की पहले प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रही थी, उन्होंने आके पाकिस्तान में इस बात का इयादा किया और इस बात की उन्होंने हमारी तलकीद की थी कि पाकिस्तान को अब IMF की जरूरत नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब। तो ये एक सनद थी हमारे लिए कि जो बिल्कुल थी। और उसके बाद हमने अपनी इंपोर्ट शुरू कर दी, हमने अपने आप को खुद बेड़ा गर्क किया, और उसके बाद हमने एक गलत एमनेस्टी दी जिसकी वो जो आपने देखा होगा कि जी कि मैं आऊंगा तो मैं हटा दूंगा, मैं चीर दूंगा, मैं फाड़ दूंगा। और फिर वो बाबा रहमते साहब ने वो सुप्रीम कोर्ट में सबको बुला लिया और फिर किसी एक शख्स पे ये जुमला भी कर दिया गया, टू सेंड अ थीफ टू कैच अ थीफ। तो ये सब चीजें उस वक्त के दौर में जब हुई और जब ये लीडरशिप तो आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ लूप होल्स मौजूद थे। एक गवर्नमेंट आई, आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेती हूँ खान साहब की, और उसमें वो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो बाद में वी हैड टू पे बैक। अब जाहिर है कि एक अरसे से जी आपने इंपोर्ट लेड देखा, हफीज शेख साहब ने जो दौर चलाया वो बड़ा कंटेंटेड चलाया और वो IMF रेसिपी पे चल रहे थे, उसमें हाई इन्फ्लेशन था, आपका हाई पॉलिसी रेट था, आपने गलती से हॉट मनी मंगा ली और हॉट मनी से जो अशर हुआ, आज तक आप उसकी फॉरेंसिक ऑडिट करा लें, आपको तमाम एविडेंस मिल जाएगी कहाँ कहाँ चोरियां हुई हैं। इसके बाद एक दौर आया शौकत तरीन साहब का आया, उसमें हाई इंपोर्ट आपने खोल दी, आपने जो 8 अरब डॉलर का आपका खसारे का जो हुजूम आपने रखा था पूरे साल का, वो 3 महीने में आपने 8 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट कर दिया और आप मजबूरन IMF के पास गए। उनसे आपने एक एग्रीमेंट किया, जनवरी 15 2022 को आपने एक मिनी बजट दिया और 28 फरवरी को आपने यू टर्न कर लिया। तो ये आपका एतमाद जो था IMF से हट गया। अब फिर आपने एक काम किया, जब फिर PDM आई तो IMF ने जो अपनी कंडीशनें मनवानी शुरू की, हमने मिनोन वो कंडीशनें मान ली और हमने 160 रुपए 130 रुपए का हमने डिवैल्यूएशन करके 26% की अपने अफराते दर में इजाफा कर दिया। हर 10 रुपए पे 2% अफराते दर हमने दिया और उस अफराते दर से आज तक रिकवर करते करते हमारी कमर टूट गई है। और आज हम इस बात के कायल हो चुके हैं कि हमारा जो पॉलिसी रेट का और इन्फ्लेशन का डिफरेंस था 7% था। अगर हम वो ना करते, मैं कल हमारी एक पूरी प्रेजेंटेशन रिवील होगी कल या परसों जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा, हम उसमें आपको बताएंगे कि इसकी हिडन कॉस्ट जो IMF की आपने पे की है वो कितनी पे की है। मैं फाइनेंशियल कॉस्ट भी दूंगा और सोशल कॉस्ट तो मैं मेजर नहीं कर सकता कि जो आपकी मिजरीज बढ़ी, जो हमारे बाकी काम नहीं हो सके, ये आप उसकी तो कोई मेयार ही नहीं है। एग्जैक्टली जो बातें आप तौला साहब कर रहे हैं वो जाहिर है कि ये बातें आई एम श्योर अबाउट इट कि हमारे मौजूदा वज़ीर ख़जाना को भी पता होंगी, हमारी गवर्नमेंट को भी पता होंगी किस तरीके से। लेकिन फिर मैं आपसे आखिर में वही सवाल करना चाहती हूँ जो आपने गुफ्तगू की थी कि ये सोचा जा रहा है आपके अब अगली बार जो है वो हमने IMF के पास नहीं जाना है। आपको क्या प्लान समझ आता है कि इतना कुछ अभी लूप होल्स में मौजूद है,
तो गवर्नमेंट के पास क्या फॉर्मूला है कि अगले साल हम ये तवक्को करें कि वो नहीं जाएंगे? फरवा, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा इंशाल्लाह। प्लीज। ये मैंने ही बना के दिया था और 23 के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर चुके थे। उस वक्त जब मैं वजीर मुमलिकत था, डार साहब हमारे प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगर उस वक्त ये बात मान ली जाती तो आज IMF से छुटकारा हो चुका होता। असल में मेन लूपहोल कहाँ है? आपका अपना पैसा बाहर पड़ा हुआ है, आप लाना नहीं चाहते। 50 लाख रुपए की आपकी लिमिट है मिनिस्ट्री की, $38 अरब का आपका आता है रेमिटेंस दुनिया से, ठीक है जी। उसमें से $4 अरब ऐसे हैं जो टैक्स की एमनेस्टी अंडर सेक्शन 111 सबसेक्शन 4 करते हैं। 2016 और 17 तक ये म्याद थी $1 लाख ने, $1 करोड़ रुपए अलाउ किया था हमने, और $104 का डॉलर था, ठीक है जी। 2018 में हमने बिल्कुल IMF की तरफ झुकाव देते हुए हमने उसको 50 लाख कर दिया, और डॉलर आज उस वक्त जो था $114 का था, और आज वही डॉलर 50 लाख की लिमिट आज 8-9 साल से लगी हुई है, और वही डॉलर जो है आज $20,000 हो गए। तो हमने उस वक्त ये किया था, हमने कहा $1 लाख कर दे। देखिए 4 लाख लोग वो रेमिटेंस भेजते हैं, 30 लाख रुपए पर पर्सन भेजते हैं। वो ये आप ऑथेंटिक फिगर है, आप इस FBR से कंफर्म करवा सकती हैं। आज अगर मैं वही फार्मूला $1 लाख पे लगाता हूं तो मुझे $16 बिलियन आ रहे हैं, यानी कि $12 बिलियन मुझे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक। ये आपको टोटल चाहिए ना IMF के प्रोग्राम में रहते हुए एक साल में $26 बिलियन। $26 बिलियन में से $16.5 अरब हमारी सऊदीया और चाइना से रोल ओवर होते हैं, जो हम चाहें तो आज हमारी जिस पोजीशन में है हम आराम से 2-3 सालों के लिए रोल ओवर करा सकते हैं। और ये $12 बिलियन अगर आते हैं आपके पास तो आपको IMF की जरूरत नहीं। पिछले 3 सालों में स्टेट बैंक ने मार्केट से $27 अरब खरीदे हैं, जो कन्फेस कर चुके हैं हमारे गवर्नर स्टेट बैंक सेनेट की कायमा कमेटी को। तो हमें तो जरूरत ही नहीं थी। आज आपका रिजर्व जो बढ़ा है 5 बिलियन से 17 बिलियन, वो इसी वजह से बढ़ा है। तो हमारे पास बहुत बड़े फार्मूले हैं, इसके अलावा भी बहुत रेसिपीज हैं जहां पर हम चाहें $25 बिलियन साल के आराम से इकट्ठे कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। ठीक है, यानी कि सिर्फ नियत का फुकदान है, नियत ठीक कर ले और फिर दूसरे फार्मूलाज भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अशफाक तुला साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर मुमलिकत। उन्होंने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की आने वाले बजट के हवाले से। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।